अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तोशाखाना स्कैंडल मुसलसल इमरान खान का पीछा कर रहा है। आए दिन नए हकाइक और दावे सामने आ रहे हैं। इस पूरे तनाज़े की वजह से इमरान खान पर माली बेज़ाब्तियों के संगीन इल्जामात लग रहे हैं। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लग रहा है और इमरान खान पर यह इल्जाम है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमाया जितना वजीर आजम बनने के बाद सिर्फ 2 महीनों में तोशाखाना के तहाइफ बेचकर कमाया। इस हवाले से इमरान खान आज तक किसी भी फोरम पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके हैं। हालांकि ये स्कैंडल खुद इमरान खान के दौरे हुकूमत में सामने आ गया था। उनके अपने दौर में एक सहाफ़ी ने इमरान खान को गैर मुल्की दौरों से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात हासिल करने के लिए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया और वहाँ से काबीना डिवीजन को हिदायत की गई कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। मगर काबीना डिवीजन ने तहाइफ की तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया और इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हैरत का इजहार किया कि हुकूमत वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात सामने लाने से क्यों कतरा रही है। अदालत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तहाइफ पब्लिक करना मुल्क की कौमी सलामती का मसला है, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। मगर अदालत तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं हुई और उनके सामने मज़ीद सवालात रख दिए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एक समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई दिफाई तोहफ़ा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफ़े को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है। अगर किसी मुल्क ने हार तोहफ़े में दिया है तो उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखने में क्या हर्ज है। हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि अवाम के हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे अफराद को तहाइफ मिलेंगे। जस्टिस गुल हसन ने मजीद कहा कि किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, ये अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब होंगे। फिर एक और समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुझे शील्ड मिलती है तो हाई कोर्ट में लगाऊंगा, साथ नहीं ले जाऊंगा। इमरान खान वज़ीर आज़म ना भी रहें तो भी दरख्वास्त गैर मौसर नहीं होगी। जस्टिस गुल हसन ने हुकूमती वकील से कहा कि जो तहाइफ लोग घर ले गए हैं उनको भी वापस म्यूजियम में रखें। और फिर रवां साल अप्रैल में नई हुकूमत आ गई और खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत हुकूमती रहनुमाओं ने इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने रख दी और इंकिशाफ किया गया कि इमरान खान ने तोशाखाना से कीमती तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेच दिए हैं। और ये तनाज़ा इमरान खान के लिए मजीद शर्मिंदगी और बदनामी का बाइस बनने लगा। नई तफसीलात और यह हक़ाइक़ सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा इस केस की समाअत हुई और तहाइफ की तफसीलात तलब करने वाले सहाफ़ी राना अबरार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की पटिशन में कहा गया है कि तहाइफ की मालूमात शेयर की तो दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर होंगे। अब जब तहाइफ की फ़रोख्त का मामला सामने आया है तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं रहता है। जो लोग तहाइफ अपने घर ले गए हैं उनसे भी वापस लें। जो भी तोहफ़ा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता है। जस्टिस गुल हसन ने मजीद कहा कि तहाइफ सिर्फ मिलते ही नहीं हैं बल्कि अवाम के टैक्स से बैरून ममालिक के सरबराहान को भिजवाए भी जाते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत में अदालत के बाहर भी ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही कि तहाइफ पब्लिक करने से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी ने उस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये तो हम नहीं बताएंगे कि किसने क्या तोहफ़ा दिया है, मगर वैसे ही एक लिस्ट सामने लेकर आएंगे। तब की तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे। अब तोशाखाना के उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से। वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज किए जाएं नाम। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि उसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा ये इसके बाद 7 महीने तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही मगर ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई। अब एक जानी पूरी हुकूमत थी जो पूरा जोर लगा रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात छुपाई जाएं। इस मकसद के हुसूल के लिए तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना स्कैंडल सामने लाने वाले सहाफ़ी राना अबरार पर दबाव डालना शुरू किया। राना अबरार ने हमारे प्रोग्राम में तफसील से बताया कि कैसे तोशाखाना स्कैंडल की वजह से उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, नौकरी से निकलवाया गया, धमकियाँ दी गई। ये मामला 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ जब मैंने पहली RTI रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत। फिर मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील के लिए गया था, अपील की थी तो उसका फैसला मेरे हक में हुआ मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी थी, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी होने वाली थी, सजा होने वाली थी। तो तब उस वक्त की गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लेकर गई थी। इस दौरान मुझे धमकियां भी दी गई। जब शोकाज नोटिस जारी हुआ था, जब मामला हाई कोर्ट में गया तो मेरे घर में
एजेंसियों के लोग आते रहे। मेरी वालदा को 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको थ्रेट किया गया, उनको धमकी दी गई, यहाँ तक कहा गया कि आपके घर में लाश आएगी, ये तक भी कहा गया। मुझे फॉलो किया जाता रहा। सवात गए थे, 3 दोस्त थे हम, तो वहाँ पर पीटीआई के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमें जख्मी किया था, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। मेरी 2 जगह से पीटीआई की गवर्नमेंट ने मेरी जॉब खत्म करवाई। फवाद चौधरी ने फ़ोन करके, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ये, मेरी जॉब खत्म कराई, मुझे टर्मिनेट किया गया। उसके बाद मैंने एक टीवी चैनल ज्वाइन किया था 2021 में। वहाँ पर मुझे तीसरा दिन था कि मुझे बुलाकर सीईओ ने कहा मेरी मजबूरी है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। आज भी ये पावरफुल हैं और मुझे कहीं पर भी सहाफ़त में, किसी अखबार में या टीवी चैनल में काम नहीं करने देते, बल्कि मेरी जॉब खत्म करवा दी जाती है। रवां साल अप्रैल तक इमरान खान के पास हुकूमत थी, इसलिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि तोशाखाना स्कैंडल को दबा दिया जाए। मगर फिर अप्रैल में उनकी हुकूमत बदल गई और नई हुकूमत ने तमाम तर तफसीलात अवाम और मीडिया के सामने रख दी। फिर खुद इमरान खान भी मान गए कि उन्होंने तहाइफ बेच दिए हैं और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। मगर इन सारी तफसीलात की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया, जिसके जवाब में इमरान खान ने तस्लीम किया कि उन्होंने तोशाखाना के कीमती तहाइफ बेच दिए हैं, इसलिए तहाइफ नाम से जाहिर नहीं किए हैं और उनसे हासिल होने वाली आमदनी अपने गोशवारों और डिक्लेरेशन में जाहिर कर दी थी। इमरान खान के जवाब का सबसे अहम हिस्सा 2018 में उनके सऊदी अरब के दौरे से मुताल्लिक था, जिसमें इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कीमती और शानदार घड़ी समेत एक पूरा सेट तोहफे में दिया था। तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक इस पूरे सेट की कीमत 10 करोड़ से ज़ायद लगाई गई थी। इस हवाले से इमरान खान के तहरीरी जवाब में लिखा है कि जहां तक इमरान खान को साल 2018-19 में मिलने वाले 4 तहाइफ का ताल्लुक है, वो उन्होंने इसी साल के दौरान ही बेच दिए थे और 30 जून 2019 को ये तहाइफ इमरान खान के पास मौजूद नहीं थे। इसलिए इन 4 तहाइफ को 31 दिसंबर 2019 को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए इमरान खान के स्टेटमेंट में नाम से जाहिर नहीं किया गया। ताहम ये तहाइफ बेचकर हासिल होने वाली रकम बैंक अल-फलाह के अकाउंट में मौसूल हुई थी और ये रकम इलेक्शन कमीशन के सामने उसी अकाउंट में दिखाई गई है। इमरान खान ने यह तहाइफ खरीदने के लिए 2 करोड़ 12 लाख 26 हज़ार रुपए की जो रकम अदा की थी, वो भी 2019 के टैक्स गोशवारों में जाहिर की गई है। साथ ही तहाइफ बेचकर हासिल होने वाली 5 करोड़ 80 लाख की आमदनी भी टैक्स रिटर्न्स में जाहिर की गई है। इसके अलावा 95 लाख से जायद का टैक्स भी गोशवारों में जाहिर किया गया है। लिहाजा ये तहाइफ इनकी कॉस्ट और सेल वैल्यू की बुनियाद पर इनकम टैक्स रिटर्न्स में मुकम्मल तौर पर जाहिर किए गए थे। मगर इलेक्शन कमीशन इमरान खान के जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और इमरान खान को कौमी असेंबली की नशिस्त से नाअहल करार दे दिया। और फिर ये सवाल भी उठने लगा कि अगर इमरान खान ने ये कीमती तहाइफ बेच दिए थे तो अपने जवाब में बैंक ट्रांजैक्शन के साथ साथ इसकी मनी ट्रेल क्यों नहीं दिखाई? ये क्यों नहीं बताया कि उन्होंने ये कीमती तहाइफ किसको बेचे हैं, कहाँ पर बेचे हैं, कितने में बेचे हैं? ये सवाल भी उठा और ये तनकीद भी की गई कि ये तहाइफ असल में बहुत ज़्यादा महंगे थे, मगर इनकी कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई। और साथ ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये दावा करती रही थी कि गुज़िश्ता हुकूमतों में 20% रकम अदा करके तहाइफ लिए जाते थे, हमने तो 50% की है। मगर इसके बाद ये वाज़ेह हुआ कि इमरान खान ने खुद 20% कीमत अदा की और उसके बाद कानून बदल दिया और 50% का कानून कर दिया। अहम बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन में इमरान खान ने अपने जवाब में ये माना कि तहाइफ बेचकर उन्होंने मुनाफा कमाया और उनके असासों में इजाफा हुआ, मगर इससे पहले वो ये कहते थे कि उन्होंने तोहफे बेचकर अपने घर के बाहर सड़क बनाई थी। मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की। अब अगर खुद इमरान खान के बकौल उन्होंने तोहफा बेचकर सड़क बनाई थी तो ये बात इलेक्शन कमीशन के अपने तहरीरी जवाब में क्यों नहीं बताई और रकम को अपनी आमदनी के तौर पर क्यों जाहिर किया? अगर रकम सड़क बनाने में खर्च कर दी थी तो असासों में इतना इजाफा कैसे हो गया? इन सारे सवालों का जवाब खुद इमरान खान ने आज तक नहीं दिया है। मगर हमारे साथ इस पूरी कहानी के एक ऐसे किरदार मौजूद हैं जिनका दावा है कि उन्होंने इमरान खान को मिलने वाले तोशाखाना के ये कीमती तहाइफ खरीदे, वो कीमती घड़ी और पूरा सेट इस वक्त उनके पास है जो इमरान खान को सऊदी वली अहद ने 2018-19 में तोहफे में दिया था। अहम बात यह है कि इस पूरे सेट को अपने पास रखने के लिए इमरान खान ने 2 करोड़ से ज़्यादा रकम अदा की थी और फिर बकौल उनके 5 करोड़ 80 लाख रुपए में आगे ये तहाइफ बेच दिए थे। इमरान खान से ये पूरा सेट खरीदने वाले दुबई में मकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर ने हमारे साथ घड़ी समेत दीगर तहाइफ के सर्टिफिकेट्स भी शेयर किए हैं, तहाइफ की तस्वीर भी शेयर की हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सऊदी वली अहद ने जो घड़ी इमरान खान को तोहफे में दी थी उसमें खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है। पूरे सेट में कीमती हीरे लगे हुए हैं और ग्राफ नामी कंपनी जिसने ये घड़ी बनाई वो कीमती घड़ियां बनाने के लिए मशहूर है और उसमें खुद सर्टिफिकेट्स में लिखा हुआ है कि ये बहुत ही एक एक्सक्लूसिव काबा एडिशन है जो उनकी तरफ से बनाया गया। इस कंपनी ने एक $55 मिलियन यानी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 125 अरब रुपए की घड़ी भी बनाई हुई है जो दुनिया की सबसे महंगी घड़ी तस्वुर की जाती है। ये तहाइफ कैसे उमर फारूक ज़हूर तक पहुँचे और इसकी पूरी कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे खुद
उमर फारूक ज़हूर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर फारूक, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है आपका दावा है कि आपके पास वो तोशा खाना की घड़ी, पेन, कफलिंग और रिंग का जो सेट मौजूद है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कैंडल बना, जो कि सऊदी अरब की तरफ से दिया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान को गिफ्ट। आपने हमारे साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं, हम आवाम को वो भी दिखाएंगे। मगर सबसे पहले डिटेल्स में जाने से पहले आप दिखा सकते हैं कि आपके पास वाक़ईतन वो घड़ी, पेन, अंगूठी और कफलिंग्स मौजूद हैं? जी ज़रूर जी, बिल्कुल, ये मैंने अपने पास ही रखी हुई हैं। ये काइंडली अगर आप देख सकते होंगे कैमरा में, तो ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने ख़रीदा था और मेरे पास है जी। मतलब और जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस घड़ी में खाना काबा बना हुआ है? जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। आप तक ये कैसे पहुंचा? मुझे शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि हमारे पास अक्सर स्टेट विज़िट पे हम जाते आते हैं, लोग मिलते हैं तो हमें गिफ्ट्स देते हैं। कुछ गिफ्ट्स होते हैं जो कि अनवांटेड हमें चाहिए नहीं होते, और वो अगर हम आगे वो जो है गिफ्ट्स अगर आप ख़रीदना चाहें, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक कलेक्टर हूँ वॉचेस का और मुझे शौक है घड़ियों का, तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो हम आपको कुछ अच्छी चीज़ आएगी तो दिखाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि जी बिल्कुल, आई एम ओपन फॉर एनीथिंग, तो अगर आपके पास कोई यूनिक चीज़ आए तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। और शहजाद अकबर साहब को आपका कैसे पता चला? आपको शहजाद अकबर साहब का कैसे पता चला? आप लोगों की क्या पुरानी कोई दोस्ती थी, कोई जान पहचान थी? जी, मैं शहजाद साहब को जानता हूं। जब ये पीटीआई में ज्वाइन किया, मेरे पीटीआई में कोई कॉमन फ्रेंड्स थे, उनके थ्रू मैं इनसे मिलता रहता था। अक्सर मुलाकात रहती थी और सलाम दुआ थी हमारी आपस में। और ये उन्होंने फिर आपको खुद आकर ये घड़ियाँ और ये चीज़ें दुबई में आके दी, या आप पाकिस्तान आए, आपने फिर देखी, फिर ख़रीदी? कैसे हुआ ये मामला? नहीं जी, मुझे उन्होंने कॉल किया कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फ़रा आपसे रब्ता करेंगी और वो आपको लाके दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा, उनकी ज़रा हेल्प हो जाएगी क्योंकि उनके पास कोई करंटली ऐसा बायर नहीं है। मतलब फ़रा से मुराद फ़रा गोगी साहिबा की आप बात कर रहे हैं, जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त हैं? जी बिल्कुल, फ़रा गोगी जी। आपने तस्वीरों में देखा होगा, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? अगर वो आपसे, क्या फिर वो आपसे आके मिली? जी जी बिल्कुल, जब वो दुबई आई तो वो मुझे उन्होंने कॉल किया, मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया और वो ये तोहफा साथ लेके आई हुई थी जो उनको मिला हुआ था स्टेट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने जब ये घड़ी का सेट देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने उनसे इजाज़त पूछी कि अगर आपको कोई बुरा ना लगे तो मैं इसकी वेरिफिकेशन करा लूँ घड़ी दुकान से जाके। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो मैं ये फिर ग्राफ की घड़ी की दुकान जो दुबई मॉल में है वहाँ ले गया, वहाँ पे ये इसकी ऑथेंटिसिटी कराई, चेक किया कि ये वाकई ही जेन्युइन घड़ी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने मुझे जब कंफर्म किया तो मैंने फिर ये इसकी ट्रांजैक्शन की। उन्होंने आपको ये भी बताया आपकी दुकान पे जाने से पहले कि ये कैसे आई है, कहाँ से आई है, कैसे उन तक पहुँची है, ये सारी डिटेल्स उन्होंने बताई आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि जी हमें सऊदी क्राउन प्रिंस ने ये तोहफा दिया था और ये यूनिक घड़ी है, ये साथ में सर्टिफिकेट्स हैं और अगर आप ख़रीदना चाहें तो हमने ऑफिशियली ये वापस ट्रेजरी से लिया हुआ है तोहफा, तो हमने लीगली इसको एक्वायर किया और अब हम रखना नहीं चाहते, तो अगर आपने ख़रीदना है तो हम आपको बेच सकते हैं। और उन्होंने फ़रा गोगी साहिबा ने क्लियरली बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मिला है और इस वक्त उन्होंने तोशा खाना से ले लिया है और अगर आप ख़रीदें तो आपको बेचा जा सकता है। जी एग्जैक्टली जी, बिल्कुल, उन्होंने यही मुझे कंफर्म किया जी। ओके, आप फिर लेकर जब ग्राफ गए तो उन्होंने क्या कहा? मैं जब ग्राफ की दुकान पे गया तो वो हैरान हो गए घड़ी देख के, तो कि उन्होंने कभी इस घड़ी को देखा ही नहीं है। वो सुना हुआ था उन्होंने कि ऐसी कोई घड़ी है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली ने बनवाई थी, बट यहाँ की दुकान तक ने नहीं देखी हुई थी घड़ी। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये इसकी क्या एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, तो उन्होंने कहा जी इसकी तो ये तो प्राइसलेस पीस है कि दुनिया में वाहिद पीस है, मास्टर पीस है, तो इसकी तो कोई भी प्राइस दे सकते हैं, 10, 12, 15 मिलियन डॉलर। तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं ख़रीदना चाहूँ तो किस रेट पे अच्छी डील मिल सकती। तो उन्होंने कहा अगर आप 5-6 मिलियन डॉलर में आपको मिल जाए तो ये इट विल बी अ गुड बार्गेन।
तो फिर मैंने इनसे जाके निगोशिएट किया, तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। निगोशिएट आपने किया, वो कितने का बेचना चाह रही थी? वो तो जाहिर सी बात है $4-5 मिलियन की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए थे, तो फाइनली उनको पैसे चाहिए थे और उन्होंने डिमांड भी की कि हमें पैसे कैश में चाहिए। तो मैंने फिर $2 मिलियन उनको, जो कि तकरीबन 7.5 मिलियन दिरहम बनता है, वो निकाल के मैंने बैंक से इनको दिया। ये उन्होंने खुद ने कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो कैश में होगी, हमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करनी है? जी बिल्कुल नहीं, जो उनको कहीं बैंक अकाउंट में पैसे नहीं चाहिए थे, उनको कैश पैसे चाहिए थे। और उन्होंने खुद ने ग्राफ जाके वो नहीं बेचा या किसी और से बात नहीं की थी, क्योंकि वो कैश में ट्रांजैक्शन हर हाल में करना चाह रही थी? जी देखें जी, आप ग्राफ में जाके बेचते तो ग्राफ को आपको अपनी डिटेल्स रजिस्टर करानी होती है कि आपने कहाँ से ख़रीदा है, आप कौन सेलर है, कौन बायर है, एंड ऑब्वियसली वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती होंगी, तो इसलिए उन्होंने मुझसे ये ट्रांजैक्शन की। मतलब $2 मिलियन एक बड़ी रकम है। आपने कितने दिन में ये पेमेंट की $2 मिलियन की, और कैश किस तरीके से निकाला ये सारा मामला? जी मैंने तो अगले दिन ही पैसे दे दिए थे। एक दिन में मैंने बुक कराए पैसे बैंक से, अगले दिन मैंने कैश विड्रॉ करके उनको दे दिया। मतलब ये इतनी कोई बड़ी रकम नहीं, मैं तो वैसे भी वॉच कलेक्टर हूँ, और मैंने आपके प्रोड्यूसर साहब को भी अपने घड़ियों की कलेक्शन की डिटेल्स दी हुई है, तो मैं तो खरीदता हूँ घड़ियाँ, और ये कोई इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं थी मेरे लिए। सब आपने ज़ाहिर है आपने भेजी है वो वीडियोस, हमने देखी हैं कि आपके पास एक कलेक्शन मौजूद है बहुत ही कीमती घड़ियों का, मगर $2 मिलियन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी नाजरीन के लिए बड़ी रकम है। या तो $2 मिलियन अगर आप कैश निकलवा ले जाएँ तो मसला होता है। दुबई में कोई इशू नहीं है, और आपने डॉलर्स में अदा किए उन्हें या दिरहम में अदा किए? क्योंकि अगर 3.67 के हिसाब से लगाएं तो कोई 7-7 मिलियन दिरहम बनता है ये। जी 7.5 मिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शन थी, और मैंने दिरहम में दिए उनको पैसे, और ऑब्वियसली एज अ मैं वैल्यूबल कस्टमर हूँ बैंक का, तो मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के पैसे विड्रॉ करने का। और फरा गोगी साहिबा वो पैसे लेके पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान लाना भी मुश्किल है, इतना सारा कैश वो लेकर आ गई पाकिस्तान? मेरा नहीं ख्याल है वो पाकिस्तान लेके गई हैं, उनको पैसे यहीं चाहिए थे। वहीं दुबई में चाहिए थे? जी बिल्कुल यहीं चाहिए थे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि मगर ये बात तय है कि आप ही पहले बायर हैं इसके, वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। आपने किसी और से ये नहीं ख़रीदी है। कल को वो कह सकते हैं कि जी हमने तो आपको नहीं बेची, अगर आपने सारी ट्रांजैक्शन ही कैश में की। आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने उनसे ख़रीदी है? जी मेरे पास एविडेंस घड़ी पड़ी हुई है जी, मैं इससे ज़्यादा बड़ा क्या एविडेंस होगा, और मैंने उनसे ख़रीदी है। मैं कह रहा हूँ आपके सामने टीवी पे, मुझे क्या इस बात में झूठ बोलने की ज़रूरत है। और आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी केस चल रहा है, उमर फारूक साहब आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई एविडेंस वो प्रूव कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने ये घड़ी ली है 10 करोड़ रुपए की, ये पूरा का पूरा सेट। अब आप जो रकम बता रहे हैं $2 मिलियन की, और उस वक्त तकरीबन 141-42 रुपए का था अप्रैल 2019 में डॉलर, तो ये कीमत बनती है 28 करोड़ रुपए। वज़ीर आज़म ने डिक्लेयर किया इसको 10 करोड़ रुपए का, और लिया सिर्फ और सिर्फ 20% कीमत अदा करके तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख रुपए का। मगर आप कह रहे हैं आपने 28 करोड़ रुपए पाकिस्तानी अदा किए हैं इस पूरे के पूरे सेट के? जी बिल्कुल ऐसी है जी। और वो किसी और से इसकी खरीद साबित नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान में बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए? देखिए जी, घड़ी मेरे पास है, एक यूनिक पीस है, इसकी कोई दो एडिशन है नहीं, और मैंने ये उन्हीं से खरीदी थी, और अपने पास तब से पड़ी हुई है मेरे पास घड़ी कलेक्शन में। तो अगर वो कुछ और क्लेम करते तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, ज़ाहिर एक खूबसूरत घड़ी है, इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, इसके अलावा जो पेन है, अंगूठी है, कफलिंग्स हैं, बहुत सैकड़ों इनमें डायमंड्स लगे हुए हैं बड़े हाई क्वालिटी के, जो कि उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, जो कि ग्राफ की तरफ से इस सेट के साथ दिए गए हैं। आपको क्या बात अच्छी लगी? $2 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है, क्यों खरीदना चाहेंगे आप इतना महंगा सेट? देखिए जी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ था कि एक तो खाना काबा का एडिशन है और एक वाहिद घड़ी है दुनिया में, तो इससे ज़्यादा बड़ी क्या बात होगी कि अगर वो मैं एक खुशमत बायर हूँ कि मैं ख़रीद सकूँ इस तरह की चीज़ को। दूसरा ऑब्वियसली ग्राफ इज़ वन ऑफ द टॉप ज्वेलर्स इन द वर्ल्ड, और उसकी घड़ी काबा एडिशन ये ऐसी चीज़ नहीं जो आप दोबारा कभी देख सकेंगे, और ये रॉयल फैमिली ने बनवाई थी, तो ऑब्वियसली इसकी अपनी यूनिकनेस तो है।
साहब अब इस सब में एक मसला है, और सब में मसला ये है कि आप कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब से आपकी अच्छी दुआ सलाम थी, आपके अच्छे ताल्लुकात थे, फिर उन्होंने ही आपसे कहा कि अगर कोई घड़ी वड़ी आप ख़रीदना चाहें, उन्हें पता था कि आप कलेक्टर हैं, आप घड़ियों का बहुत शौक़ रखते हैं, मगर उन्हीं के होते हुए आपके ऊपर केस बना। फिर आपके ऊपर सिर्फ केस नहीं बना, आपके ऊपर केस की बुनियाद पर बशीर मेमन साहब जो कि फॉर्मर डीजी FIA थे, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए थे, आपको बुनियाद बनाकर उनके ऊपर केस बना। ज़ाहिर उनकी बरियत हो गई है उस केस में। तो ये कैसे होता है? अगर इतने अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे, $2 मिलियन आपने दिए हुए थे, तो ये बात नहीं समझ में आती है फिर। बस जी, मेरे शायद यही गलती होगी थी कि मैंने ये घड़ी क्यों खरीदी, और मैं उनके सामने फ्लैग हो गया। और जैसे ये ट्रांजैक्शन हुई तो उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन कोई ना कोई फरमाइशें आती रहती थी उनसे। फाइनली मैं फ्रस्ट्रेट होकर उनको मैंने मना कर दिया, भाई कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अकोमोडेट यू। एवरी टाइम आपको कॉल करते कि किसी के लिए होटल बुक करवा दें, कभी किसी को शॉपिंग के लिए पैसे दे दें, कभी कोई टिकट भिजवा दें, तो आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस। तो ही गॉट प्रीटी अनॉयड विद मी कि उसने कहा कि जी आपको पता नहीं शायद मैं कौन हूँ और मेरे पास कितनी पावर्स है। मैंने कहा जी माशाल्लाह से आप जो मर्जी होंगे, बट यू नो मैं आई एम नॉट जस्ट एनीवन टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम एनीवन एल्स। जैसे एक मिनट, शहजाद अकबर साहब आप कह रहे हैं ये घड़ी की ट्रांजैक्शन हो गई, उसके बाद शहजाद अकबर साहब का आप कह रहे हैं कि वो आपको कॉल करके कहते थे कि किसी को शॉपिंग करा दें, कोई दुबई आ रहा है, या फिर किसी का टिकट करा दें, किसी का होटल में स्टे करा दें, वो शहजाद अकबर साहब आपको कहा करते थे ये फरमाइश? जी, अक्सर फ़ोन किया करते थे, आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी डिमांड करते रहते थे। और फाइनली मैं 4-5 दफ़ा के बाद मैं तंग आ गया उनकी कॉल से, और फिर मैंने उनको मना कर दिया कि आई एम सॉरी, मैं इसके बाद आपको अकोमोडेट नहीं कर सकता। मगर 4-5 दफ़ा उनके कहने पे आपने फैसिलिटेट किया क्या? किसी को पैसे दिए, या शॉपिंग कराई, या स्टे किया, या टिकट बुक किया? जी बिल्कुल ऐसे ही जी। और उसके बाद आपने मना कर दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं वो आपसे नाराज़ हो गए, फिर क्या हुआ? बस नाराज़ हुए। फिर एक दिन फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आपकी मुझे एक्स वाइफ मिली है और आप उससे बच्चे छीन के ले गए, और बेहतर यही होगा कि आप बच्चों को वापस ले आएँ पाकिस्तान और माँ के साथ रीयूनाइट कर दें। मैंने उनको समझाया कि ये कोई नई कहानी नहीं है, पुराना केस है, ये 2009 से चलता आ रहा है, कि इसकी बेतहाशा कोर्ट हेयरिंग्स हो चुकी हुई हैं। 2013 में आफ्टर ऑलमोस्ट 90 हेयरिंग्स जाके ये केस फाइनल सेटल हो गया। मैंने कोर्ट के थ्रू फाइनेंशियल सेटलमेंट किया। मैंने अपनी एक्स वाइफ को 10 लाख रुपए दिए, और कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये केस ख़त्म होने के बाद उसको डायरेक्शन दी गई कोर्ट से कि भी वो जाए UAE और बच्चों को मिले जाके। अगर केस करना चाहती तो केस करे। गवर्नमेंट ने अपने ख़जाने से 15,000 दिरहम उसको लीगल असिस्टेंस के लिए भी दिया। वो सारे पैसे वैसे लेके खा गई, फिर कभी आए नहीं। और जब शहजाद अकबर को पता चला कि इस तरह की कोई बैकग्राउंड और स्टोरी है, तो इन्होंने उससे रब्ता किया कि भी मैं तुम्हें बच्चा वापस ला के दिखाता हूँ, और वहाँ से ये सारा मसला शुरू हुआ। देखिए, जो आप अपनी एहलिया के हवाले से कह रहे हैं, ज़ाहिर है आप दोनों का एक ज़ाती मसला है बच्चों की कस्टडी का। मैंने आपके बच्चों के इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। इसके अलावा आपकी जो एक्स वाइफ हैं उनका वर्जन भी मैंने देखा है। ज़ाहिर है वो भी आप पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि बच्चे बहुत छोटे थे 2009 में जब आप उन्हें ले गए थे। उसके बाद कस्टडी की जंग चलती रही। आप कहते हैं लीगली आप स्ट्रॉन्ग हैं, वो कहती हैं उनका मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग है। मगर शहजाद अकबर साहब यहाँ पर जंप करते हैं, तो फिर वो आपको क्या कहते हैं और बात आपके ऊपर केस तक कैसे पहुँचती है? बस जी, मैंने जब उनको मना कर दिया कि भाई बच्चे मैं नहीं लेके आ रहा, अगर उसने मिलना है आके यहाँ दुबई में मिले, मैंने कभी पहले नहीं मना किया, अभी भी नहीं मना करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं आपको अभी सबक सिखाऊंगा। फिर तो सब्सिक्वेंटली जी मेरे पे उन्होंने एक FIR काटी कि जी मैंने अपने ही बच्चे अगवा किए, और वो FIR इन्होंने लाहौर में काटी अपनी टीम के निगरानी में, जो कि उस वक्त डॉक्टर रिजवान महरूम थे और उनकी जो टीम थी। उन्होंने ये FIR काट के जाली एड्रेसेस पे समन्स भिजवा के मुझे अनलॉफुली जो है ना प्रोक्लेम ऑफेंडर कोर्ट से डिक्लेयर करा के मेरे रेड वारंट इशू करवा दिए। नहीं, मगर इस सब में एक मसला ये है कि ये सिर्फ शहजाद अकबर का फैसला नहीं था, ये तो पूरी काबीना
का फैसला था जो कि आपके ऊपर वो स्टैम्प किया गया कि आपके ऊपर मामला आगे बढ़ना चाहिए, जो दरख्वास्त थी ज़ाहिर है वो आपकी एक्स वाइफ की तरफ से थी, उसमें उस दरख्वास्त में हमने गो थ्रू किया है। मुर्जा अली शाह की उसमें स्टोरी भी है, उसमें मेंशन नहीं किया हुआ था कि वो आपकी एक्स वाइफ है। आप पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाए हुए थे, मुझे ये नहीं बताया था कि आपकी साबका बीवी हैं, और बहुत सारे दूसरे इल्ज़ाम आप पर लगाए हुए थे, घड़ियों का भी कि आप कलेक्टर हैं, ये सारी बातें, मगर ये काबीना से अप्रूवल था, सिर्फ शहजाद अकबर साहब का नहीं था मामला। जी मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं। पहले इन्होंने मेरे पे किडनैपिंग का केस बनाया मुझे अंडर प्रेशर करने के लिए। वो यहाँ पे इन्होंने एक्सट्रेडिशन मांगी यूएई से कि ये बच्चे अपने किडनैप करके यूएई ले आया। तो मैं जहाँ से जब मुझे केस यहाँ आया तो यूएई अथॉरिटीज़ के पास मैं चले गया, उनको मैंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, और लीगली मेरे यूएई गवर्नमेंट यूएई कोर्ट्स ने मुझे कस्टडी दी हुई है बच्चों की। तो उन्होंने ये एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी। जब वो रिजेक्ट हुई है तो फिर इन्होंने मेरे पे मेरी एक्स वाइफ से एक दरख्वास्त लिखवाई कि आप एज ए कंसर्न सिटीज़न बन के एक दरख्वास्त दो और अपने खावंद के ख़िलाफ़, और हमें कोई ग्राउंड दो कि हम इस पर मज़ीद पर्चे बनाए। तो उसकी दरख्वास्त के बेसिस के ऊपर शहजाद अकबर साहब चले गए काबीना में, और उन्होंने कहा जी हमें बहुत बड़ा सुराग मिल गया जी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अरब खरबपति बंदा है, दुबई में रहता है, और वो वहाँ पे मनी लॉन्डर करता है, और अगर हम किसी तरीके से उसको यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास पता नहीं कौन सा बड़ा राज खुल जाएगा। तो उन्होंने इमरान खान साहब को ये पूरी स्टोरी दी, उनसे अप्रूवल ली, काबीना से अप्रूवल ली और काबीना से पूरी सपोर्ट ली, और मेरे खिलाफ 2 मनी लॉन्ड्रिंग के पर्चे काट दिए। मगर उमर साहब देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, आपने एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन की उनके कहने पर, जिसके डायरेक्ट बेनिफिशरी बकौल आपके ज़ाहिर है जब आप पैसे देते हैं फरा गोगी साहिबा को, और वो गिफ्ट वो था जो कि इमरान खान साहब को मिला था, $2 मिलियन, बहुत बड़ी रकम है, 28-29 करोड़ रुपए। पाकिस्तान में उसका केस भी चल रहा है। इतना खिलाफ आपके हो गए, इतना बड़ा केस, काबीना को उन्होंने कन्विंस कर लिया और वो केस बनवा दिया। ये सिर्फ इस बात पर क्या फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे, वो आपसे कह रहे थे, वो ये इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन? देखिए जी, उस वक्त तो ये ऑल इन ऑल थे, शहजाद अकबर साहब को तो कोई बात भी नहीं कर सकता था और हाथ भी नहीं लगा सकता था। जिस लेवल पे वो फिर रहे थे, वो चल रहे थे, और पूरी की पूरी गवर्नमेंट की जो सिस्टम उन्होंने अपने आगे लगाया हुआ था। FIA को आगे रखा हुआ था, फॉरेन मिनिस्ट्री साथ में मुलव्वस थी, लॉ मिनिस्ट्री थी, तो पूरी की पूरी अथॉरिटीज़ के साथ वो जो है ना मुझे परस्यू कर रहे थे, और मुझे ऑब्वियसली परस्यू करने का मकसद सिर्फ था कि मुझे वो अंडर प्रेशर करें, और अंडर प्रेशर करने के बाद मुझसे पैसे मांगे। तो मैं उनके प्रेशर में नहीं आया, और उन्होंने बड़ी कोशिश की, बट आई डिडंट सरेंडर टू हिज डिमांड्स। क्या आपके ऊपर केस बनने के बाद भी, काबीना के अप्रूवल के बाद भी उन्होंने आपसे पैसे मांगे? फिर मुझे इनडायरेक्ट मैसेजेस आते रहे कि अगर आपने अपनी जान छुड़वानी है तो हमें पैसे दें, हम आपकी जान छोड़ देंगे। और वो शहजाद अकबर साहब की तरफ से इनडायरेक्ट मैसेजेस आते थे? बिल्कुल आते थे जी। बट यहाँ पर फिर एक मसला है, और वो मसला ये है कि शहजाद अकबर साहब से को इमरान खान साहब ने फायर कर दिया था, उन्हें निकाल दिया था वजारत से, और उसके बाद इमरान खान साहब खुद फायर हो गए अप्रैल 2022 में। मगर आप खामोश रहे। इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद भी आपने एक इंटरव्यू दिया, मगर उसमें इन तमाम बातों का जिक्र नहीं किया। आपके पास भरपूर मौका था, शहजाद अकबर साहब फायर हो गए, फिर खान साहब खुद चले गए, मगर आप खामोश रहे। जी बिल्कुल, तोशा खाना का तो इशू अब सामने आया है, और उस वक्त इस सब्जेक्ट पे बात नहीं हो रही थी, तो क्योंकि अब ये मैटर सामने आया है, तो और मैं एक बेनिफिशरी हूँ इस ट्रांजैक्शन का, तो उस वजह से ये मैं बात आपके सामने कर रहा हूँ, और उस बात का सबूत बिल्कुल हमारे सामने पड़ा हुआ है, और ये रिकॉर्ड के लिए सारे सर्टिफिकेट्स मेरे सामने हैं, जो कि घड़ियों के हैं, जो कि ऑथेंटिसिटी है घड़ी की, और इनके सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये चीज़ें जो है इसलिए सामने मैं अभी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जो अंडरलाइंग स्टोरी क्या है इस तोशा खाना की, और ये कितने में ख़रीद के लेके आए और कितने में बेचा इन्होंने। आई हैड नो विजिबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। आपको हैरत हुई जब आपको पता चला कि जो चीज़ आपने $20 लाख की ख़रीदी है, यानी कि तकरीबन 28 करोड़ रुपए की ख़रीदी है, वो इमरान खान साहब ने 2 करोड़ की ख़रीदी है, और तोशा खाना में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया है कि असल में ये सारी की सारी चीज़ें, घड़ी, कफलिंग, पेन और अंगूठी, इनकी मालियत 10 करोड़ है, 20% अदा करके 2 करोड़ में ख़रीदी है। आपने $2 मिलियन में ख़रीदी, यानी 28 करोड़ रुपए की, और कंपनी ने आपसे कहा कि आप इसे $5 से $6 मिलियन में भी ले सकते हैं, ये इतनी कीमती है, यानी कि तकरीबन 84-85 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। आपको हैरत हुई जब आपके पास सामने हकाइक है?
देखिए जी, मैंने इसकी अप्रेजल कराई है। ये तकरीबन 12-13 मिलियन डॉलर का सेट है। 6-7 मिलियन में तो एक 50% बार्गेन पे मिलता अगर मैं 6-7 मिलियन डॉलर में ख़रीदता। ऑब्वियसली मैंने 2 मिलियन में ख़रीदा तो मुझे बड़ी अच्छी बार्गेन में मिला है। तो मैंने जो गाड़ी ख़रीदने के बाद इसकी अप्रेजल कराई तो इसकी तकरीबन 12 मिलियन से ज़्यादा की जो है कीमत है डॉलर की। 12 मिलियन डॉलर का मतलब है आप कह रहे हैं कि तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। 2 करोड़ रुपए मुल्क के वज़ीर आज़म ने अदा किए हैं। 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्क के ख़जाने को नुकसान हुआ है। और अगर आपको ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान के हवाले से फिर जब आपने देखा पूरा स्कैंडल आया तो 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्क के ख़जाने को नुकसान हो तो आपको फिर तैयार तो होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इस केस पर तहकीकात हो रही हैं, मामला अगर अदालत में है तो आप आकर अपना मौक़िफ़ देंगे। अगर अदालत आपसे कहती है ये सबूत सारे के सारे रखेंगे जो आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल जी, मेरे पास गाड़ी मौजूद है और उसके सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं अपने लिए अपना आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि जी मैंने ये ख़रीदी है और किस कीमत पे मैं ख़रीदी है। और इसकी जो अप्रेजल है उसको भी मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और आप इंडिपेंडेंटली अप्रेजल कोई भी कराना चाहे तो वो भी बेशक करवा लें, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हमने सर्टिफिकेट्स देखे हैं ज़ाहिर है जो कि कंपनी के आपके पास है और आप कह रहे हैं कि आप अदालत के सामने ये सारी चीज़ें रखने के लिए तैयार हैं अगर आपको अदालत कहती है पाकिस्तान में, क्योंकि ये मामला अब इलेक्शन कमीशन के बाद, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, अगर सेशन कोर्ट में जाता है अदालत आगे बढ़ती है तो आप ये सारी चीज़ें रखने को तैयार हैं अदालत के सामने? मुझे कोई एतराज़ नहीं जी, बिल्कुल मेरे पास सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, घड़ी इटसेल्फ है और मैंने ट्रांजैक्शन की है। मैं उसके लिए अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने ट्रांजैक्शन की और मैंने पैसे दिए बकाया। इससे ज़्यादा मैं और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता। अच्छा, मुझे ज़ाहिर है क्योंकि ये मामला सारा कैश में हुआ है तो सवाल उठेगा जहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने इनसे लिए है तो वो आप कैसे साबित करेंगे, और ज़ाहिर उनसे दूसरा सवाल होगा कि वो साबित करें फिर अगर आपने इनको नहीं बेची है उमर फारूक साहब को तो और किसको बेची है, क्योंकि खान साहब ने भी नहीं बताया कि उन्होंने किसको ये बेची थी, उस शख्स का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। तो आप कन्विंस्ड हैं और ये साबित कर देंगे कि ये आप ही पहले बायर हैं इसके? जी बिल्कुल, मेरे पास घड़ी पड़ी हुई है और ये इसका यूनिकनेस ये है कि ये एक ही वाहिद घड़ी है पूरी दुनिया में और मैंने 2019 में ख़रीदी थी और सब्सिक्वेंटली तब से मेरे पास ही है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कंफर्म कर सकता हूँ जी। उसके बाद फ़राग गोगी साहब से कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कभी नहीं हुई। शहजाद अकबर साहब से आखिरी रब्ता कब हुआ? इनसे आखिरी रब्ता कोई सितंबर अक्टूबर में हुआ था जब इन्होंने मुझे बच्चों का थ्रेट किया और उसके बाद फिर पता चला महीने सवा महीने बाद इन्होंने एक केस मेरे पे FIR लॉन्च कर दी लाहौर में मेरे बच्चों की किडनैपिंग की। उमर फारूक साहब, अब इस सारे के सारे मामले में ज़ाहिर है क्योंकि एक बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म इसमें इन्वॉल्व है, आपका अब तक का खामोश रहना, आप ये क्योंकि केस का फैसला आ गया था कुछ अर्सा पहले, इसमें अभी तक ये बात नहीं कन्विंसिंग लग रही है कि आप खामोश क्यों रहे हैं अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, मामला बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे था, फैसला तोशाखाना का भी आ गया था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। देखिए जी, फॉर मी मेरे लिए तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको मैं पोलिटिसाइज करूँ, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल किसी किस्म का अलायंस है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मुझे जब पता चला इस ट्रांजैक्शन के बारे में और जब ये पब्लिक हुई इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली आई फेल्ट के ये एक बड़ी अनरीजनेबल किस्म की बात है कि आप मार्जिनल से पैसे जमा करा के स्टेट के ख़जाने में इतनी महंगी चीज़ निकाल के और उसको आप ट्रेड करें, तो आई थिंक ये बड़ी अनएथिकल किस्म की एक इनके तरफ से काम हुआ है। आपको इसलिए गुस्सा आया कि अनएथिकल काम हुआ है, जैसे गुस्सा आया कि शहजाद अकबर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था और आपको गुस्सा है उन पर, इसलिए आप ये सारे के सारे मामला अब सामने लेकर आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने क्या किसी पे गुस्सा करना है, वो अपने की खुद भुगतेंगे और भुगत रहे हैं, अभी भी ऑब्वियसली पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उन पे केसेस बने हुए हैं। मेरा ये इंटरव्यू देने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनको इस इंटरव्यू के थ्रू कोई प्रेशराइज करूं, ये एक जो फैक्ट्स है मैंने आपके सामने रखा है जी। और जो आपके ऊपर रेड वारंट और वो सारा मामला था उसका क्या हुआ, जो आप कह रहे हैं कि गलत एड्रेसेस करके और आपका रेड वारंट इशू करा लिया, इंटरपोल ने इतनी आसानी से इशू कर दिया, और फिर क्या हुआ? जी, अब तो रेड वारंट वापस हो गए, विड्रॉ हो गए, मैंने कोर्ट के थ्रू वारंट्स विड्रॉ करवा लिए हैं और जो भी केसेस हैं उनको मैं डील कर रहा हूँ लीगली और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं उनमें से सब में से बरी हो जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। उमर फारूक ज़हूर के दावे आपने सुने, कुछ मज़ीद सवालात पैदा हो गए हैं, कुछ मौक़िफ़ भी सामने आ रहे हैं, वो आपके सामने रखते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक से पहले दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया कि 2019 में उन्हें इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने घड़ी, अंगूठी समेत दीगर तहाइफ को बेचने के लिए रब्ता किया और फिर दुबई में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी वो तहाइफ मेरे दफ्तर लेकर आई और कहा कि सऊदी वली अहद ने इमरान खान को ये तोहफे दिए हैं, जिसकी तस्दीक करने के बाद मैंने ये तहाइफ $20 लाख में ख़रीदे और रकम कैश की सूरत में फराह गोगी को अदा कर दी। उमर फारूक ज़हूर ने यह दावा भी किया कि उन्होंने इन तहाइफ का अप्रेजल कराया है और उसके मुताबिक इन तहाइफ की रकम $1 करोड़ 20 लाख यानी अप्रैल 2019 में रुपए की कदर के मुताबिक तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए और मौजूदा कदर के मुताबिक 2 अरब 60 करोड़ रुपए इन तहाइफ की मालियत बनती है। जबकि इमरान खान ने यह तहाइफ महज 2 करोड़ 12 लाख रुपए में खरीदे और अपने गोशवारों में यह बताया कि ये तहाइफ 5 करोड़ 80 लाख रुपए में बेच दिए हैं। मगर उमर फारूक ज़हूर का दावा है कि उन्होंने ये तहाइफ बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से $20 लाख यानी अप्रैल 2019 में पाकिस्तानी रुपयों में 28 करोड़ रुपयों में खरीदे थे। उमर फारूक ज़हूर ने आज की तारीख का जो अप्रेजल लेटर हमारे साथ शेयर किया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके मुताबिक उन तहाइफ की मालियत $1 करोड़ 20 लाख है। उनके दावों के बाद इमरान खान पर सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, इमरान खान ने बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के जरिए क्यों इन तहाइफ को $20 लाख कैश में बेच दिया और कैश में बेचने पर फराह गोगी ने क्यों इसरार किया। सवाल नंबर 2, फवाद चौधरी हमारी दावत पर प्रोग्राम में आने को तो तैयार नहीं हुए, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि इमरान खान ने ये तहाइफ उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे। तो ये तहाइफ उमर फारूक ज़हूर के पास कैसे पहुंचे और अगर उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे तो किसको बेचे। तीसरा सवाल यह है कि पैसे वापस पाकिस्तान लाए गए या नहीं, लाए गए तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ है, नहीं लाए गए तो इतनी बड़ी रकम कहाँ गई, अगर किसी और को बेचे तो तहाइफ को बेचने की बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ है, उस शख्स का नाम कहाँ है। सवाल नंबर 4 यह है कि 28 करोड़ रुपए का बेचकर महज 5 करोड़ 80 लाख रुपए की फरोख्त क्यों दिखाई गई। क्या टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया गया या मनी ट्रेल छुपाने के लिए ऐसा किया गया। 5वां सवाल यह है कि अप्रैल 2019 में अगर इन तहाइफ की कीमत 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी तो महज 2 करोड़ 12 लाख रुपए की अदायगी करके कौमी खजाने को 1 अरब 68 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों पहुंचाया गया। क्या इन तहाइफ की पहले कम कीमत लगाई गई, फिर उस कम कीमत का भी सिर्फ 20% अदा करके इन्हें खरीद लिया गया। इन सवालों के जवाब के लिए मुसलसल फवाद चौधरी के जवाब का इंतजार करते रहे, शहजाद अकबर के जवाब का इंतजार करते रहे, क्योंकि उमर फारूक ज़हूर के मुताबिक शहजाद अकबर ने ही बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी का रब्ता कराया और तहाइफ बेचने की बात की, मगर उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। ताहम उन्होंने ट्वीट करके उमर फारूक ज़हूर के किरदार पर ज़रूर सवाल उठा दिए हैं और दावा किया है कि उनसे वो कभी ना मिले और ना बात की, मगर ये नहीं बताया कि इतने कीमती तहाइफ उमर फारूक ज़हूर के पास कैसे पहुंच गए हैं, जो इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुसूसी तौर पर दिए थे। और उनके मुताबिक दुनिया में ग्राफ कंपनी ने ऐसी सिर्फ एक ही घड़ी बनाई है। हमारा प्लेटफॉर्म शहजाद अकबर, फराह खान गोगी और ख़ुद इमरान खान के लिए हाजिर है। वो जब भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें दे सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा उमर फारूक ज़हूर के हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इमरान खान ने उनको घड़ी फ़रोख्त नहीं की, साथ ही कह रहे हैं उनका इमरान खान का कोई ताल्लुक उमर फारूक ज़हूर से नहीं रहा है। और शहजाद अकबर कह रहे हैं वो उनसे कभी नहीं मिले हैं, हालांकि उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि वो उनसे मिले हैं, मगर तहरीक इंसाफ इस बात का जवाब नहीं दे रही है कि अगर उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेची तो घड़ी किसको बेची। और अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर, हुकूमत के साबिक वज़ीर फैसल बाउडा ने उमर फारूक ज़हूर और कुछ दीगर अफराद के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है कि उमर फारूक से होने वाली ये मुलाकात मेरी वजारत के दफ्तर में वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर हुई थी, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर यह मुलाकात हुई थी, जिसमें मेरे अलावा दीगर 4 वज़ीर और तमाम वजारतों के आला हुकाम भी मौजूद थे। उमर फारूक ज़हूर और दीगर से होने वाली ये मुलाकात दुबई डेलीगेशन के तहत हुई थी। इस तस्वीर को जो रंग देना चाहें दें, कोई डर नहीं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं जिस तस्वीर को फैसल बाउडा ने शेयर किया है, उसमें फैसल बाउडा खुद नज़र आ रहे हैं, उमर फारूक ज़हूर नज़र आ रहे हैं और फैसल बाउडा का ये कहना है कि ये जो मुलाकात थी ये वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर हुई थी। फैसल बाउडा ने कहा है कि उमर फारूक ज़हूर और कुछ दीगर अफराद के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट की है उन्होंने और लिखा है कि उमर फारूक से होने वाली ये मुलाकात मेरी वजारत के दफ्तर में वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर हुई थी, जिसमें मेरे अलावा दीगर 4 वज़ीर और तमाम वजारतों के आला हुक्काम भी मौजूद थे। उमर फारूक और दीगर से होने वाली ये मुलाकात दुबई डेलीगेशन के तहत हुई थी। इस तस्वीर को जो रंग देना चाहें दें, कोई डर नहीं। तहरीक इंसाफ एक फासला इख्तियार करने की कोशिश कर रही है, ये भी कह रही है कि उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेची थी घड़ी। अगर उमर फारूक ज़हूर झूठ बोल रहे हैं तो इतना कीमती तोहफ़ा, करोड़ों रुपए की मालियत का तोहफ़ा, जिसकी खुद इमरान खान कह चुके हैं कि उन्होंने 5 करोड़ 80 लाख रुपए में ये तोहफ़ा बेचा है, जबकि उमर फारूक ज़हूर का दावा है कि उन्होंने ये 28 करोड़ रुपए में लिया है। अगर उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचा
तो उस शख्स का नाम क्यों नहीं बताते जिसको बेचा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्यों नहीं दिखाते? झूठ साबित करना है तो फौरी तौर पर कह दें कि जी ये शख्स है, इसको बेचा है, इतने में बेचा है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये सारी डिटेल मौजूद है, इसलिए उमर फारूक ज़रूर झूठ बोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ क्यों तैयार नहीं है सबूत सामने रखने को, उस शख्स का नाम सामने रखने को जिसको ये तोहफा बेचा गया था? 5 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम भी दुरुस्त मान ले जो कि इमरान खान साहब का दावा है, तो वो भी कोई छोटी रकम नहीं है। अगर किसी ने अदा की है तो किसने अदा की है, उसका नाम सामने क्यों नहीं ला रहे? बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग डिटेल्स क्यों नहीं सामने ला रहे? क्योंकि उमर फारूक ज़रूर ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इंतहाई संगीन हैं और सवालात उठाते हैं कि 28 करोड़ रुपए में अगर ये बेची गई थी $20 लाख में, तो दुबई से रकम पाकिस्तान आई या नहीं आई? नहीं आई तो कहाँ गई? और अगर पाकिस्तान आई तो किस बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहाँ है, उस पर उतना टैक्स क्यों नहीं अदा किया गया? और अगर इसकी मालियत उमर फारूक ज़हूर के दावे के मुताबिक इतनी ज़्यादा है कि $1 करोड़ 20 लाख है, तो फिर तो उस वक्त 2019 अप्रैल के मुताबिक पाकिस्तानी रुपयों में बहुत महंगी 1 अरब 70 करोड़ की मालियत बनती है, तो वो फिर उस मालियत से कम में क्यों बेचा गया और क्यों कैश में ट्रांजैक्शन को तरजीह दी गई? ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब जब तहरीक इंसाफ देना चाहे हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। फिल्म जॉयलैंड की रिलीज से सिर्फ 7 दिन पहले एनओसी वापस लेने के बाद हुकूमत को तनकीद का सामना है, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल 8 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान किया, जिसको ये फिल्म देखकर इस पर उठने वाले एतराज़ात को जांच कर इसकी रिलीज़ के हवाले से फैसला करना है। कल जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी इस फिल्म के समाजी और इखलाकी इक़दार के खिलाफ होने की शिकायत को सुने और इस पर एक्शन तजवीज़ करे, जबकि इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 नवंबर की मोहलत दी गई थी, यानी आज ही रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दी गई थी। और अब इस हवाले से वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने हमें नोटिफिकेशन भेजा है, जिसके मुताबिक कमेटी ने आज इस्लामाबाद में बगौर जायजे के बाद फैसला किया है कि मरकजी सेंसर बोर्ड फिल्म का फुल बोर्ड रिव्यू करे और इस फिल्म की स्क्रीनिंग के हवाले से हतमी फैसला दे। अब ये वही फिल्म सेंसर बोर्ड है जिसने इससे पहले फिल्म जॉयलैंड की 17 अगस्त को रिलीज़ की मंजूरी दी थी। अब इसी बोर्ड को फिल्म की दोबारा मुकम्मल और तफसीली जायजा लेने की हिदायत कर दी गई है। अब एक ऐसी फिल्म जिसको पहले 3 सेंसर बोर्ड्स ने एनओसी दे दिया था, उसके बावजूद ऐसी क्या शिकायत आई थी जिसकी बुनियाद पर इसको रिलीज़ से सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही नुमाइश से रोक दिया गया, क्योंकि शिकायत करने वालों ने तो फिल्म देखी नहीं थी। देखते हैं अब मरकजी सेंसर बोर्ड क्या फैसला करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।